सर आपको तुषार गांधी जी को बरगढ़ में स्वागत और उड़ीसा में स्वागत। आपको बरगढ़ में पाके हम बहुत धन्य हो गए और ये हमारे ज़िला के लिए भी एक शुभ दिन है, क्योंकि गांधी जी के एक दायाद के रूप में सब पहली बार कोई आपके फैमिली से बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आया, और इसलिए हम शुक्रगुजार भी हैं, आपसे बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत खुश भी हैं। और आप बरगढ़ में आए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। तो इस कंटेक्स्ट में आप बरगढ़ में मोर देन 24 आवर्स रह चुके हैं और एक आध दो जगह भी जा चुके हैं, तो उसमें आपका क्या अनुभव हुआ सर, यहाँ उड़ीसा का और बरगढ़ का? नमस्ते। उड़ीसा के साथ तो मेरे पुराने ताल्लुकात है, क्योंकि 96-97 में कटक में के स्टेट बैंक में से बापू की जो अस्थि कलश था वो पाने के लिए, वो निकलवाने के लिए मैं उड़ीसा आया था और कई दिन यहाँ रह के संघर्ष करने के बाद वो अस्थि कलश ले जाके त्रिवेणी संगम में मैंने 1997 में 30 जनवरी को उसका विसर्जन किया था। तो उड़ीसा से के साथ मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात है। हाँ, बरगढ़ कभी आना नहीं हुआ और इस बार बरगढ़ आने का ये मौका मिला। मैं भी अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ, क्योंकि बगल में ही संबलपुर एरिया में बापू आए थे यहाँ पर। तो और आज यहाँ जो बापू की स्मृति में संस्थाएं चल रही हैं वो देखी, और यहाँ की जो कला है उसका भी मैंने अनुभव किया। तो वो सब मेरे लिए बहुत अच्छा एक अनुभव रहा है अभी तक। जी सर, एक बात है कि एक गांधी परिवार से आप हैं और गांधी जी का अपना बहुत बड़ा लिगेसी है, जैसे कि सत्याग्रह का है, अहिंसा का है, सच्चाई का है। और क्या आपको लगता है सर कि ये जो लिगेसी है ये आपको ऊपर बोझ है, या फिर आप इसको भी ढो लेते हैं? नहीं, मैंने मेरी लेगेसी को कभी बोझ नहीं समझा है, क्योंकि मैंने कभी लोगों की आशाओं के मुताबिक अपना ज़िंदगी नहीं जिया हूँ। मैं अपनी पसंद के तरीके से, अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जिया हूँ। उससे लोगों को पसंद आए ना आए मैंने उसका कभी बॉदर नहीं किया है। तो मेरे लिए मेरी जो ये धरोहर है वो कभी एक बोझ के रूप में मैंने उसको नहीं सोचा। मुझे उसका फ़ायदा बहुत हुआ है, और मैं वो मानता हूँ कि वो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा मुझे एक वरदान मिला हुआ है। जी सर, हम लोग जानते हैं कि आप महामान्य दलाई लामा जी से आपका बहुत आप उनको बहुत मानते हैं, उनके विचार को मानते हैं। और जब हमारे दर्शकों के लिए बताइए सर कि आजकल के तारीख में जब गांधी जी नहीं रहे और दलाई लामा दुनिया भर में माने जाते हैं अहिंसा के पुजारी के रूप में, और उसमें उनमें गांधी जी का कितना प्रभाव है, और इस दोनों में क्या तालमेल हो सकता है सर? देखिए, दलाई लामा एक बुद्धिस्ट साधु है, और बुद्धिज़्म में अहिंसा का बहुत बड़ा एक हिस्सा उनकी बुद्धिज़्म की मान्यता में होता है। तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि दलाई लामा भी अहिंसा के रास्ते पे चले और अहिंसा की बातें करे, और उसी के साथ उसी के चलते वो बापू से भी बहुत प्रभावित हो, उसमें कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं लगना चाहिए। वो बहुत स्वाभाविक है कि एक सही सच्चा बुद्धिस्ट जो होता है वो बापू का आदर करे, क्योंकि वो दोनों विचारधाराओं में अहिंसा का महत्व बहुत बड़ा होता है। हमारे लिए ये सद्भाग्य है कि हमारे जीवन काल में एक जीवंत उदाहरण अहिंसा का दलाई लामा के स्वरूप में हमें दिखाई देता है, वरना आज अहिंसा की जागरूक जीवित अहिंसा के उदाहरण मानवीय स्वरूप में मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, जबकि हिंसा हमारे ऊपर इतनी प्रभावशाली बन गई हो तब। तो जो बोला जाता है कि गांधी जी जैसे बोलते हैं कि अहिंसा ही सबसे बड़ी ताकत है, और हम देखते हैं कि जैसे कि अभी भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल जी भी ये बात
बार बार बोल रहे हैं कि सच्चाई का रास्ता बहुत मतलब निडर का होता है, भय शून्य का होता है, डरो मत, इनका जो आवाज़ है। तो आप क्या मानते हैं कि अहिंसा का रास्ता सबसे बड़ा ताकतदार होता है, ताकतवर होता है? वो कैसे, मतलब इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं आप? देखिए, अहिंसा के मार्ग पे चलने पर ताकत इसलिए बनती है कि आपको यातनाएं, पीड़ाएं, दुख दर्द सहने की भी ताकत अहिंसा देता है। अगर आप सच्चे दिल से अहिंसा को अपनाते हो तो पीड़ा सहने की ताकत भी आपको मिलती है। और जिसके अंदर पीड़ा सहने की ताकत आ जाए वो कभी दूसरे के ऊपर पीड़ा नहीं करता है। तो ये अहिंसा की ताकत है, ये अहिंसा की वीरता है कि जो अहिंसा से काम करता है वो अपने ऊपर यातना से होने वाली यातना से डरता नहीं कभी, और इसीलिए वो निडर, सब चीज़ से निडर बन जाता है। जिसके दिल से मौत का खौफ उठ जाए, जिसको डर नहीं लगे मौत से, वही सच्चाई में एक पराक्रमी वीर कहलाता है और होता है। वही चीज़ अहिंसा के बारे में ही है। जिसके दिल में अहिंसा घर कर जाए उसे फिर उसके दिल में फिर डर को कोई जगह नहीं रहता। जी। अच्छा, एक चीज़ है कि मतलब सर हम कुछ एक आध दो जगह पे ये भी जानते हैं, कुछ मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग में भी है कि गांधीज जो होते हैं सर, वो मतलब किसी को गुस्सा नहीं करते, और दूसरी बात है कि सबको माफ़ कर देते हैं। तो आप जैसे गांधी फैमिली से आते हैं, गांधी के स्कियन हैं आप, और ये दो चीज़ में आप मतलब हाउ यू, आई मीन यू रिफ्लेक्ट ऑन दिस? मैं नहीं समझता हूँ कि किसी पे गुस्सा ना होना या किसी को माफ़ कर देना वो कोई जेनेटिक ट्रेट्स हो सकते हैं। मुझे गुस्सा आता है, मैं ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं गुस्सा होता भी हूँ, पर उस गुस्से से फिर कैसे वर्तन किया जाता है उसके ऊपर आधारित है। मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं किसी को मारता नहीं हूँ या किसी को से झगड़ा नहीं करता हूँ, लेकिन गुस्सा किसी व्यक्ति से नहीं पर किसी चीज़ से होना चाहिए। जो वर्तणूक होती है जो उससे गुस्सा होना चाहिए, और अगर उससे गुस्सा है तो फिर उसको बदलने के लिए कोशिश करने की भी एक फितरत हो जाती है। तो वो है। जहाँ तक माफ़ करने का है तो हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं लोगों को बहुत आसानी से माफ़ कर देता हूँ। मैं दिलों में किसी के साथ बारे में रंजिश नहीं रखता हूँ, और मुझे लगता है कि गुस्सा होने से वो चीज़ करना आसान हो जाता है, क्योंकि एक बार गुस्सा हो जाए फिर वो भावना छिड़क दो, वो बात भूल जाओ और आगे चले जाओ, तो आपको भी नुकसान कम होगा, और वो ही मेरी ज़िंदगी में मुझे उसका फ़ायदा मिला है। अच्छा, और एक बात है कि सर अभी जो मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा क्या हो गया मतलब देश में कि क्या देश टूट गया जो इसलिए जोड़ने का बात आता है, और इसलिए भारत जोड़ो अभियान किया जा रहा है। ये जोड़ने की बात क्या है? देश कब टूटा है? ये जो बात आता है कि 10 देश कब टूटा है, जो जोड़ने की बात आती है, तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं सर? नहीं, मैंने कई बार इसके बारे में कहा है कि जो लोग टूटने के इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि अगर एक बार टूट जाए फिर हम जोड़ने लगेंगे, वो उनकी मंशा ही टूट जाए वो होती है कि भाई देश टूटने तो दो, बाद में करेंगे जो करना है। पर जो सच्चाई में देश से प्रेम करते हैं वो जब वो तिराड़ होती हुई ही देखते हैं कि भाई अब कमज़ोर हो रहा है और यहाँ से टूट सकता है, और वो तभी काम करने लगे, वो सच्चे देशभक्त होते हैं, जैसे सच्चे देश प्रेमी होते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारत जोड़ो का जो अभियान है वो भारत के टूटने के बाद करना चाहिए। वो अभी से ज़रूरी, इससे पहले होना चाहिए था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, अब शुरुआत हुई है, तो वो बहुत आवकार्य है। जी, और एक बात है कि सर आप बॉम्बे में, मैं देखा हूँ आपको, मतलब खबर भी गया हूँ कि बॉम्बे में आप लोग मतलब नफरत छोड़ो अभियान का शुरुआत किया था, उसके बाद संविधान बचाओ आंदोलन भी शुरू किया था, और जो बुजुर्ग हैं वहाँ जीजी पारेख जी हैं, और इंजीनियर साहब जो हैं उनसे भी आप लोग काम किए हैं। तो उसके बारे में बताइए थोड़ा, बॉम्बे के बारे में। बॉम्बे में आप लोग क्या क्या करते हैं वहाँ?
यही सब सारे जो संगठन हैं वो मिलके, क्योंकि नफ़रत का आलम आजकल हमारे देश में बहुत पर हावी हो रहा है, और उसके कारण हमारे देश की जो हमारे देश बनाने वालों ने जो एक कल्पना की थी, आइडिया ऑफ इंडिया, उसको बहुत बड़ा खतरा आज हो गया है। तो हमने ये तय किया कि अगर कुछ करना है तो नफ़रत के खिलाफ काम करना बहुत ज़रूरी होगा, और इसलिए हमने नफ़रत छोड़ो ये एक्चुअली ये बात हुई थी जुलाई के महीने में। एक मीटिंग बुलाई थी जब वो बीजेपी की एक प्रवक्ता ने मोहम्मद के पैगंबर के खिलाफ बहुत अपमानजनक बातें की थी, और बहुत गुस्सा मुस्लिम कम्युनिटी में था तब। तो उस गुस्से को शांत करने के लिए हमने एक मीटिंग बुलवाई थी बम्बई में, और तब मैंने ये बात की थी कि 9 अगस्त नज़दीक आ रही है, और 9 अगस्त 1942 में बापू ने बम्बई में से ही भारत छोड़ो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया था। तो मैंने कहा कि इस साल जब हम 9 अगस्त मनाएंगे तो हम बम्बई से ही एक नया नारा क्यों न दे, और वो भी बापू से प्रेरणा लेके। जैसे बापू ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो कहा था, तो इस साल हम नफ़रतों भारत छोड़ो ये ऐलान करें कि भारत को हम नफ़रत से मुक्त करवाएंगे। और वहाँ से ये कल्पना हमारे मन में आई कि ऐसा कुछ करना चाहिए, और तो फिर उसमें से नफ़रत छोड़ो का नारा निकला। फिर उसके साथ हमने कहा कि अगर भारत को बचाना है तो सबसे ज़रूरी है कि संविधान को संभाले हम, क्योंकि संविधान पे ही सबसे पहले खतरा होगा जो भारत के लिए बहुत अवगढ़ हो जाएगा। तो फिर हमने संविधान, नफ़रत छोड़ो संविधान बचाओ, इस तरह से एक नारा किया, और तब से लेके 2 अक्टूबर को हमने नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो अभियान के तहत अगस्त क्रांति मैदान से मंत्रालय के पास बम्बई में, जहाँ बापू की बड़ी प्रतिमा है, वहाँ तक की एक पद यात्रा की थी, जिसमें सारे जो नॉन बीजेपी संघ पार्टीज़ हैं उनको आमंत्रित किया था, और वो सारे हमारे साथ चले थे। उसी तरह से अभी संविधान दिवस को भी हमने रैलियाँ निकाली बम्बई में, और जो हमारा संदेश है प्यार का, मोहब्बत का और संवैधानिक भारत का, वो लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम कार्यक्रम करते रहते हैं। जी सर, अंतिम सवाल है कि एक तरह जो होता है कि मतलब जैसे कि आज कल देश का जो संघीय व्यवस्था जो होता है, फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें बहुत सारा मतलब लोग बोलते हैं कि बहुत सारा मतलब समस्या हो रही है अभी, और वी आर गोइंग टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग। तो इस चीज़ के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, हमारे जो फाउंडर्स हैं उन्होंने बहुत समझबूझ से एक फेडरल व्यवस्था को अपनाया था, जहां सेंटर का भी एक महत्व था और स्टेट्स का भी महत्व उतना ही अहम माना गया था। अब ये नहीं, क्योंकि एक ऐसी ताकत, एक ऐसी शक्ति हमारे ऊपर राज कर रही है जिसका विश्वास लोकशाही में नहीं है, तानाशाही में ज़्यादा है। तो वो लोग सेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम लाने की कोशिश करें, उसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। एक ऑटोक्रेटिक व्यवस्था, फेडरल व्यवस्था में ऑटोक्रेसी को बहुत कहीं भी पर भी स्थान नहीं होता है, क्योंकि कलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल होता है उसमें। तो ये मुझे तो इसमें ताज्जुब नहीं लगता कि जब एक ऐसी सरकार जो ऑटोक्रेटिक बिहेवियर, तानाशाही में मानती हो, एक चक्री राज्य व्यवस्था में मानती हो, वो फेडरल सिस्टम को कमज़ोर करे, उसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत आभार हैं आप, बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते।